अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवसत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ये पॉलिसी थी कि जहाज़ में दाखिल होने वाला तमाम सामान हावो दस्ती हो चेकिंग करवाया जाए। चेकिंग के बगैर जहाज़ में दाखिल नहीं हो सकता था। हमा किस्म के सामान को सिक्योरिटी के मराहल से गुजरना पड़ता था। किसी भी मुमकिन कार्रवाई से निपटने के लिए जिसका खदशा एयर इंडिया को लाहक था, 22 जून को एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क से अपना एक सिक्योरिटी ऑफिसर बतौर ख़ास टोरंटो रवाना कर दिया था ताकि मॉन्ट्रियल और टोरंटो के दरमियान सफ़र करने वाले सामान की कड़ी निगरानी की जा सके। इसके बावजूद अभी तक मुसाफिर के मुतल्लिक कन्फ्यूजन मौजूद था। एयर इंडिया का टोरंटो का स्टेशन मैनेजर छुट्टी पर था और कैनेडियन एविएशन के सेफ्टी बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की कोई शहादत नहीं मिल सकी स्टेशन मैनेजर को किसने छुट्टी पर भेजा और उसके मुतबादल के तौर पर किसने ड्यूटी अंजाम दी। सामान जमा करने वाले को स्टोर डिपार्टमेंट में एयर इंडिया के मैनेजर की तरफ से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मुतय्यन किए गए थे, जिन्हें यह हिदायत थी कि तमाम सामान एक्सरे मशीनों के ज़रिए गुजार कर चेक किया जाए। ब्रिंस सिक्योरिटी कंपनी की खिदमात एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ट्रांसपोर्ट कनाडा ने हासिल की हुई थी, जिनका खर्चा इन टर्मिनल्स को इस्तेमाल करने वाली एयरलाइनों के ताउन से अदा किया जाता था। ब्रिंस सिक्योरिटी कंपनी एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स फ्राहम करती थी। इन गार्ड्स को चूँकि बहुत कम मुआवजे पर हासिल किया जाता था, यही वजह है कि उनमें से बेशतर को सिक्योरिटी की अलफ बे का भी इल्म नहीं था और उन्होंने ट्रांसपोर्ट कनाडा की तरफ से डिज़ाइन करदा सिक्योरिटी ट्रेनिंग का कोर्स भी नहीं किया हुआ था। उस रोज़ एक्सरे मशीन की कारकर्दगी भी तसल्ली बख्श नहीं थी, चुनाचे एक मरहले पर उसने काम करना छोड़ दिया था। मशीन की कारकर्दगी कभी मशकूक नहीं रही थी, लेकिन उस रोज़ वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए मशीन ख़राब हो गई क्योंकि मशीन को यहाँ से उखाड़ कर कहीं और ले जाया जा रहा था। इस मरहले पर सिक्योरिटी गार्ड जिमी पोस्ट ने PD4 नामी दस्ती मशीन के ज़रिए सामान की चेकिंग शुरू कर दी, लेकिन एयर इंडिया के सिक्योरिटी चीफ जॉन डिसोजा ने इस पर अदम इत्मीनान जाहिर किया। डिसोजा ने दोबारा सारा सामान अपनी निगरानी में चेक करवाया। कई दफ़ा तो वो माचिस की तीली जलाकर मुतल्लिका सामान से कुछ फासले पर रख देता, कभी सामान को सूंघने की कोशिश करता, बिलाखिर सामान कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया। जेम्स फ्रेडरिक बोस्ट को ब्रिंस सिक्योरिटी कंपनी के साथ काम करते हुए 8 माह गुजरे थे जब उसे पर्सन एयरपोर्ट पर ड्यूटी संभालने का हुक्म मिला। पोर्ट कनाडा का एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम पास नहीं किया था। मुझे इन लोगों ने मामूल के पहरे से उठाया और यहाँ लाकर इस हुक्म के साथ फेंक दिया कि मैं सामान की चेकिंग करूँगा। मुझे एयरपोर्ट से मुतल्लिक कोई तरबियत हासिल नहीं थी, उसने RCMP के सामने बयान देते हुए कहा। इस बयान पर पोस्ट ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। PD4 पर उसकी ड्यूटी थी। इसके एक और साथी सिक्योरिटी गार्ड नसीम का कहना है कि जब मैरून रंग का एक बैग एक्सरे मशीन से गुजर रहा था तो हमने हल्की सी आवाज़ सुनी थी, जिस पर मैं चौंका और पोस्ट ने मेरे सामने दोबारा बैग को एक्सरे मशीन से गुजारा। इस मर्तबा आवाज़ नहीं आई और हमने मुतमिन हो गए। यही तरीका हमें एयर इंडिया के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया था। बैग का जो रंग बताया गया था, ऐसे रंग का बैग ही जेनी एडम के ख्याल में एल सिंह ने चेक इन किया था।
PD-4 नामी स्नाइपर मशीन की कारकर्दगी हमेशा शक की नज़र से देखी जाती रही है। 19 जनवरी 1985 जब से एयर इंडिया ने पर्सन एयरपोर्ट पर फ्लाइट शुरू की थी, उसी रोज़ से ही वो लोग PD-4 से मुतमईन नहीं थे। हैरत की बात तो ये है कि हादसे से एक रोज़ कबल ही RCMP, कनाडा ट्रांसपोर्ट और एयर इंडिया की मुश्तरका मीटिंग में इस सेशन को तब्दील करने की सिफारिश की गई थी। कैनेडियन एविएशन की रिपोर्ट के मुताबिक RCMP के अफसर ने भी मुतल्लका मशीन को चेक किया था और इस टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कि गन पाउडर की मामूली सी मिकदार अगर इस स्नाइफर से गुजारी जाए तो इसका इल्म नहीं होता था। अगर गन पाउडर स्नाइफर से कम अज़ कम 1 इंच के फासले पर मौजूद हो तो उसकी मौजूदगी का इल्म होता था। इसके अलावा अगले ही रोज़ इस स्नाइफर से जब फ़ौरन धमाका हेज़ प्लास्टिक बम गुजारा गया तो वो नहीं पकड़ा जा सका। हत्ता कि जब इस धमाका हेज़ मवाद को मशीन की रेंज के अंदर भी लाया गया तब भी मशीन खामोश रही। सेफ्टी बोर्ड की रिपोर्ट में यह बताया गया कि इस बात का इल्म नहीं हो सका कि 22 जून 1985 को यही स्नाइफर हुई या कोई और। फ़्लाइट 182 को पर्सन एयरपोर्ट से उड़ने में कुछ देर हो गई। इसकी वजह चंद रोज़ पहले एयर इंडिया के एक जहाज़ के इंजन की खराबी थी। ये परवाज़ टोरंटो आ रही थी जिसका एक इंजन फेल हो गया। इंजन बाद में तब्दील कर दिया गया। ख़राब इंजन जो एयर कनाडा के हैंगर में पड़ा था, इंडियन एयर की दरख्वास्त पर इस बोइंग में नस्ब कर दिया गया ताकि उसे भारत पहुंचाकर मरम्मत किया जा सके। बोइंग 747 ने यह फालतू इंजन बड़ी आसानी से अपने अंदर समेट लिया। अब उसके एक पर के नीचे 2 और दूसरे के नीचे 3 इंजन नस्ब थे, लेकिन यह खदशा बहरहाल मौजूद था कि उसकी रफ्तार और सम्मत में फ़र्क पड़ सकता है। बहुत सी कबाहतों के बाद फ़्लाइट नंबर 182 पर्सन एयरपोर्ट से 8:15 बजे ईस्टर्न डेट लाइट टाइम के मुताबिक रवाना हुई। परवाज़ 1 घंटा 40 मिनट पहले ही लेट थी। दूसरी मर्तबा मिराबल एयरपोर्ट पर जब 182 मुंतकिल करने वाला सामान चेक किया गया और 3 सूटकेस मुश्तबा होने की बुनियाद पर रोक लिए गए, लेकिन जब उन्हें खोलकर तलाशी ली गई तो उनमें कोई मुश्तबा शय नज़र न आई। कोई धमाका हेज़ मवाद इनमें मौजूद नहीं था। इन सूटकेसों में जो सबसे ज़्यादा मुश्तबा चीज़ हो सकती थी वो बिजली की एक इस्त्री थी। फ़्लाइट 182 यहाँ मामूल की कार्रवाई से गुजरी। 5वें इंजन की थोड़ी बहुत रीचेकिंग हुई और 10:18 पर मुकामी वक़्त के मुताबिक रवाना हो गई। अब उसे बहरे ओकियानूस अबूर करना था। जैसे जैसे जहाज़ आयरलैंड के साहिलों के नज़दीक हो रहा था, स्पिर-1 की सूरज की रोशनियां बढ़ती जा रही थीं। जब इन लोगों ने कनाडा से उड़ान की थी तो तकरीबन आधी रात हो रही थी। जहाज़ का अमला मुसाफिरों के लिए नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। आयरलैंड के शनीन एयरपोर्ट ने जहाज़ की तरफ से मामूल के सिग्नल वसूल किए। फ़्लाइट नंबर 182 अपने रीफ्यूलिंग स्टेशन लंदन से 1 घंटे की दूरी पर थी जब जहाज़ समंदर के ऐन ऊपर धमाके से फट गया। ग्रीनविच टाइम के मुताबिक 7:14 पर जहाज़ में बम का धमाका हुआ। इस वक्त टोरंटो में 3:14 हुए थे। धमाके के साथ ही जहाज़ का इलेक्ट्रिक सिस्टम तबाह हो गया और जहाज़ का राब्ता फ़ज़ाई कंट्रोल से टूट गया। जहाज़ के अगले हिस्से में होने वाले धमाके ने कैबिन फ्लोर का फर्श उखाड़ दिया और फर्श पर सेट की हुई कुर्सियां अपनी जगह से उखड़ गईं। पहले ही खुले में 12 मुसाफिर अपनी जगह से तकरीबन उड़कर सामने वाली दीवार से जा टकराए। 31,000 फुट की बुलंदी पर उड़ते जहाज़ के लिए संभलने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। बेजान परिंदे की तरह जहाज़ समुंदर की तरफ गिरने लगा। डगमगाते और दाएं बाएं लुढ़कते जहाज़ के दरमियान में से 2 हिस्से हो चुके थे और इस खला में से मुसाफिर यक्के बाद दिगरे समंदर में गिरने लगे। सतह समुंदर से करीबन
5 मील की ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाज़ से जब ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा अचानक ख़त्म हुआ तो बेशतर मुसाफिर अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठे। कई मुसाफिर जहाज़ के समुंदर में गिरने से पहले ही मर चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में कम अज़ कम 10 लोग ऐसे भी मिले जो समुंदर में गिरने तक जिंदा थे और उनकी मौत पानी में डूबने से वाक़ई हुई। सब्ज़ हीरे की तरह चमकने वाला नुक्ता जो फ़्लाइट 182 की सूरत शनेन की